गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज दूसरे दिन में हम लोग अपना जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालों के जवाब जरूर लेंगे जिससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। क्योंकि जब तक हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं हो, हम किताबों में कुछ भी पढ़ें, कुछ भी लिखें, कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करने आता हो, कितना भी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को समझना आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझ नहीं पाए कोई चीज़ कैसे बनाई गई, तो आप उन चीज़ों को आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। अगर आज भी आप कितने बड़े मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएं, अगर आज भी स्कूटर खराब है तो आप खुद से स्कूटर नहीं ठीक करते। आपको ठीक करने के लिए मिस्त्री के पास जाना होता है, मिस्त्री 2 मिनट में ठीक कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कहाँ से नट बोल्ट गायब है, कहाँ से क्या चीज़ प्रॉब्लम है, फाइंड आउट है। तो एज और इंजीनियर तो बहुत अच्छी चीज़ है, उसे थ्योरी तो पता ही है। अगर उसे इस चीज़ का जानकारी मिल जाए प्रैक्टिकली की कोई चीज़, जैसे कि मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, बागा बॉर्डर हो या एक रूम में दो लोग हों, आपस में एक दूसरे को हाय हेलो मैसेज भेज रहे हैं, इसका वास्तव में पाथ क्या है। आप ये बात तो आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, कुछ लोग मॉड्यूलेशन भी बात कर रहे हैं, कुछ डिमॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, कुछ सर्वर राउटर अलग अलग नाम ले रहे हैं। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे लगी हुई है वो कैसे पता चलेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये चीज़ों को जानेंगे नहीं, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से, आप चाहे डाटा कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, साइबर सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, वो सब आपका बिल्कुल लेवल ही जीरो हो जाएगा। तब से आप एक जब बेसिक चीज आपको मिल जाएगी, आप डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहली चीज है कि पहले तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ लोग एयर लिख रहे थे तो अलग अलग, कुछ सैटेलाइट लिख रहे थे, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले कुछ मीडिया के बारे में लिख देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। पहली बात, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, आप कहीं भी अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या मीडिया इस्तेमाल हो रहा है करंट टाइम में। तो एक सवाल है, सबसे पहले एयर मीडिया यूज होता है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों ने दी। दिस इज द एयर, एयर मीडिया हो गया। मैं सारे मीडिया लिख देता हूँ। दूसरा मीडिया होता है कॉपर वायर। तीसरा मीडिया है हमारे पास में, ये सारे नाम, ऐसा कोई नाम है जो आपने ना सुना हो, सारे जानते हैं। तीसरा वायर है आपका ईएम या माइक्रोवेव। ठीक है। चौथा है हमारे पास में सैटेलाइट। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल, ओएफसी। सिक्स है आपका कोएक्सियल केबल। ठीक है। ये सारे जो केबल्स हैं आज के समय में यूज हो रहे हैं एज ए मीडिया। ठीक है। तो अभी आप लोग चैट के माध्यम से मेरे को ये बताएं कि इसमें से सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन सा है, सबसे कमजोर मीडिया कौन सा माना गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बड़ी चीज है, सबसे वीकेस्ट मीडिया और मोस्ट। देखिए फटाफट मैसेज करते रहिए। मेरा सवाल है, ये मैंने आपके सामने जो भी मीडिया लिखा है, इसमें सबसे कमजोर मीडिया किसको समझोगे या वीकेस्ट मीडिया किसको कहोगे? यस, अंशुल कापर, शिवांगी कापर, कापर 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 कापर, सारे लोग कापरों को फायर कर दिया। कापर इज द वीकेस्ट मीडिया। तरुण भी आल्सो कापर। चलिए, देखिए मीडिया, कोई बात नहीं। और मधु, फटाफट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम रिस्पांस सबसे वीकेस्ट मीडिया पे कॉपर पे गया। चलो क्वेश्चन को रिटर्न कर, रिवर्स करते हैं। सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा है इसमें आपके हिसाब से? नाउ क्वेश्चन रिटर्न, रिवर्स कर दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जो स्ट्रांग मीडिया वो कौन सा है? अंशुल ने भी लिखा ऑप्टिकल। ओके। अरिजीत ने ऑप्टिकल, ऑप्टिकल ऑप्टिकल ऑप्टिकल, सबने ऑप्टिकल फाइबर पे फायर कर दिया। सैटेलाइट के पक्ष में कितने लोग हैं? जो लोग हैं लिख सकते हैं। ओके। चलिए, सैटेलाइट के मीडिया के बारे में कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सिमरन कौर ने लिखा है। अगर आपसे सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर के बीच में पूछे कि इंपॉर्टेंट मीडिया कौन सा कहलाएगा, तो आप लोग क्या देंगे? अब मेरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था सबसे वीकेस्ट, आप सभी ने कहा कॉपर। स्ट्रांग में ज्यादातर ऑप्टिकल फाइबर। अब सैटेलाइट और ऑप्सी के बीच में अगर मैं पूछूं कि स्ट्रांग मीडिया किसको बोलोगे, तो उसका आप आंसर देना शुरू करिए। आंसुल, आप बोल रहे हैं सैटेलाइट। यस, सैटेलाइट, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट में। चलिए, ये आपके व्यू थे, और आप मेरी बात सुनने के बाद आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल था वीकेस्ट
और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, आपके पास एक ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो सबसे वीक हो और महत्वपूर्ण हो? डेफिनेटली एयर। एयर इज द वीकेस्ट मीडिया एंड महत्वपूर्ण, क्योंकि दो लोग हवा में जब आपस में बात करते हैं कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्यादा से ज्यादा जो दूरी होती है हवा में एक दूसरे से 30 मीटर से 50 मीटर के दायरे में आता है। अगेन समझिए, सबसे वीकेस्ट मीडिया जो अभी माना गया है वो आपका एयर है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना हवा का तो कुछ होना नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दूरी होती है ये आपका वीकेस्ट कह सकते हो, दैट इज। एंड इसमें जो डिस्टेंस है 30 से 50 मीटर के बीच में। कापर वायर, कापर वायर वीकेस्ट मीडिया में नहीं आता, पहली बात आपको मैं बता दूं। कापर वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियाओं में आता है, और जब से टेलीकम्युनिकेशन शुरू हुआ है और आज के भी डेट में आप जो इंटरनेट कर रहे हैं, कापर वायर ही है सबसे बड़ी चीज है। ये बहुत रोल पे छोटे, आजकल भले रेंज छोटा हो गया हो, लेकिन आज भी आप कापर वायर पे डिपेंड हैं। तो कापर वायर में जो लेंथ होती है, जो दूरी होती है, दो तरह के कापर वायर यूज किया जाता है। प्योर कापर वायर कभी भी यूज नहीं होता। एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ, प्योर कापर बोलते कापर वायर है, बट नेवर कापर इन द प्योर फॉर्म यूज। कापर वायर का कभी प्योर फॉर्म यूज नहीं होता। तो कापर वायर जो है उसमें एलॉयड मिलाते हैं। पुराने जमाने में हम ग्लास मिलाते थे, उसमें कुछ एल्युमिनियम मिलाया करते थे। और आज के ज़माने में ज़्यादातर कॉपर वायर एयरटेल का और बीएसएनएल का मिलेगा, और बाकी आप इंटरनेट के लिए यूज कर रहे हैं कॉपर वायर। तो ये जो कॉपर वायर है इसमें कैडियम मिलाया गया। तो करेंटली कैडियम कॉपर वायर का जितने भी, अगर बीएसएनएल का लैंडलाइन है और कॉपर वायर पे, दैट इज द कैडियम कॉपर वायर। आप इस वजह से ये नहीं कह सकते वीकेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट मीडिया है। जब से टेली कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ और आज तक और आने वाले समय में ये रहेंगे और हमेशा रहेंगे। खत्म होने का कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कि कोई चांसेज है। हाँ ये हो सकता है कभी कभी टेस्ट बदल जाता है। देखो हमारे टाइम में लोग बाल रखते थे यहाँ तक, कंधे तक, ठीक है ना, और बिल्कुल सपाचट रहते थे। ठीक है, जमाना उलट गया। बीच में एक दौर आया 1989 आया, 90 और 96 और 95 से लेके 5 साल का। उस समय लोगों ने यहाँ दाढ़ी रखनी शुरू कर दी फ्रेंच पे, ठीक है ना। वो मूछे, कुछ लोगों ने मूछे छोटी रखते थे, कुछ दोनों ही रखते थे, वो एक दौर वो भी था। ठीक है, और आज क्या है, दौर बदल गया। सन 2011 के बाद लोगों के यहाँ पे बना रखे हैं, बनाए होंगे आप में भी होंगे, डेफिनेटली बैठे होंगे। तो फैशन समय के साथ ऐसा नहीं है कि फिर वो जो आपका दाढ़ी वाली क्लीन बिल्कुल आएगा, बाल फिर बड़े बिल्कुल आएगा, ये सब चीज चेंज होती रहती है। तो ये जो मीडिया है ना, ये जो लिखा है वीकेस्ट और ये स्ट्रॉन्गेस्ट, समय के हिसाब से इनका डेफिनेशन होती है, पहली चीज क्लियर कर लो। फिर भी एयर को सबसे वीक माना गया है और वो माना गया, लेकिन कॉपर शुरू से लेकर अभी तक अपनी स्थिति बनाए रखा है। टेक्नोलॉजी बदलेगी तो हो सकता है कॉपर वायर आज के बाद में, डेफिनेटली आपने लिखा है कि ऑप्टिकल फाइबर एक स्ट्रॉन्ग मीडिया है। फिर भी मैंने एक सवाल पूछा था सैटेलाइट ऑप्टिकल, अभी मैं बात करूंगा। लेकिन कॉपर वायर जब से शुरू से लेकर अब तक यूज कर रहे हैं, पहले कुछ पॉइंट मैं बता देता हूँ। 5 किलोमीटर से दो तरह के कॉपर वायर होते हैं, एक पतला जो यूज किया गया, एक थिक होता है, एक पतला होता है, पतला, थिन एंड थिक। तो एक 5 किलोमीटर, दूसरा जो मोटा है वो 6 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, माइक्रोवेव, आप मोबाइल टावर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो टावर के जो सिग्नल आते हैं वो इधर EM वेव हो सकते हैं, या उसका भी दूसरा फॉर्म है माइक्रोवेव, वो भी हो सकता है। दोनों ही केसों में खाली डिस्टेंस का डिफरेंस होता है। अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनका डिस्टेंस बदलता रहता है। 5 किलोमीटर भी होता है, 10 किलोमीटर भी होता है, 15 किलोमीटर भी होता है, ठीक है। तो जो भी यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। और मैक्सिमम इसकी जो दूरी है 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनका डिस्टेंस चेंज होता रहता है, पहली चीज है, ठीक है। सैटेलाइट और कोएक्सियल केबल में भी यही था। कोएक्सियल केबल में भी सेम एक कॉपर वायर की तरह ही है। आप पढ़ा, आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे होंगे तो बस इनका जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इश्यूज होते हैं या शॉर्ट सर्किटिंग होती है, उसको दूर करने के लिए हमने कॉपर का मॉडिफिकेशन किया था कोएक्सियल वायर में, ठीक है। इसमें थोड़ी पहले की तुलना, इससे दो फायदे हुए, क्योंकि कॉपर वायर में हमें सिर्फ 5 और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस मिल पा रहा था, कोएक्सियल में ये डिस्टेंस हमारा अप टू 40 किलोमीटर तक पॉसिबल हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट और ऑप्टिक। अब इसमें इस सवाल मेरा लास्ट था कि इन दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना। तो सिमरन एक बार अनम्यूट प्लीज, सबसे पहले आपने आंसर दिया तो मैं आपको मौका दे रहा हूँ, एक बार अनम्यूट करिए। यस सर। सिमरन एक बात बताइए, आपके घर में डिश टीवी है या यस सर। डिश टीवी के बारे में जानते हैं? यस सर।
अच्छा, आंधी बारिश तूफान आता है तो क्या होता है? फिर वो नहीं चलता है ठीक नहीं से। चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर यही है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, 3 सैटेलाइट जो है पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, इस सैटेलाइट की खासियत है। ओनली यस 3 सर। सैटेलाइट, आप सुनते रहिए, ओनली 3 सैटेलाइट कैन कंट्रोल होल वर्ल्ड। 3 सैटेलाइट लगाओ, पूरी दुनिया में आप कम्युनिकेट करा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है? नेचुरल इंटरफेरेंस। जैसा कि अभी सिमरन ने बताया कि आंधी बारिश आप भी जानते हैं तो आपका जो टीवी चैनल है बंद हो जाता है, ठीक है ना। और इंडिया के अंदर ही देख लो, कुछ लोग आसाम के हैं, कुछ लोग साउथ में हैं, यहाँ पे साउथ में बारिश हो रही है, आसाम में बारिश होगी, बहुत अलग अलग लोकेशन में जाएंगे बारिश होती है, कहीं सर्दी होती है। तो इंडिया के अंदर ये संभव नहीं है कि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन से सभी को एक दूसरे को कम्युनिकेट करा सकें। इट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। अब तक का जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट है उसमें ये प्रॉब्लम है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का हम इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेचुरल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। सन 2016 में, ईयर 2016 में बीएसएनएल ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है इनमारसैट। इनमारसैट एक ऐसा सैटेलाइट जो केयू बैंड में काम करता है और आंधी बारिश तूफान किसी भी तरीके से ये आपको इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है ये। और इसका जो गेटवे सेंटर है वो हमारा एलटीटीसी गाजियाबाद में ही लगा हुआ है। अगेन रिपीट, एक ऐसा सैटेलाइट इंडिया के अंदर अवेलेबल हो गया इनमारसैट, जो किसी भी आंधी बारिश तूफान पे भी डिस्टरबेंस नहीं आता, पूरे टाइम काम करेगा। प्रॉब्लम यह है कि इसका जो हैंडसेट है वो काफी महंगा है, अभी भी की डेट में करीब 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। सर्विसिंग भी बहुत महंगी है, इसमें इनकमिंग कॉल का भी चार्ज लगता है, आउटगोइंग का भी चार्ज लगता है। और गवर्नमेंट अभी अप्रूव नहीं कर रही है, जिस दिन इसको अप्रूव कर देगी, क्या 3G 4G 5G भूल जाओ, ये तो गुजरे जमाने की बात होने वाली है। स्पेस एक्स नाम की कंपनी, बीएसएनएल और एमटीएनएल, ये 3 ऐसी कंपनियां हैं जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और इसमें स्पीड भी बिल्कुल, घर में जैसे डिश टीवी लगा है उसी तरह से घर में कहीं बैठे सेटअप बॉक्स लगाएं और आप सैटेलाइट से जितना चाहें इंटरनेट स्पीड ले सकते हैं, इसमें इतनी फैसिलिटीज है। बट दैट इज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, अपने हिसाब से चलते रहते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जिस दिन सैटेलाइट लॉन्च होगा, संभावना है कि इस साल के अंत तक या पहले 5G को पहले बिकवा लिया जाए, उसके बाद किया जाए। ये हमारे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन दैट विल बी, ये इतना अच्छा सेफ कम्युनिकेशन है, आप 5G 4G तो भूल ही जाओ, ये सब तो कहने की बात है, गुजरे जमाने हैं, ये कहते हैं ना आउटडेटेड होने वाले हैं, तब आप कहोगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, जितने भी सैटेलाइट अभी लगे हैं नॉर्मली, जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट बोल रहा हूँ, जो लग चुके हैं पहले से, उसकी सबसे बड़ी समस्या है आंधी बारिश तूफान, जिसका रिजल्ट आप लोग एज ए डिश टीवी घर में देख पा रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को भी समझिए कि अगर घर में केबल टीवी था और डिश टीवी की क्वालिटी में देखिए कितना फर्क है। केबल का जो टीवी होता है उतनी प्रॉब्लम होती है, केबल का जो वायर, कॉपर वायर जो केबल है, दैट इज वही केबल आपकी बात है सेम। तो उसमें आप अगर घर में केबल टीवी का भी आपने कहीं अंदाजा लिया होगा, कहीं उसका एक्सपीरियंस लिया होगा, तो आपने पाया होगा कि एक डिश टीवी का जो सिग्नल्स आता है वो जब नॉर्मली जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए और नॉर्मल केबल टी कितना डिफरेंस है। वही डिफरेंस आपके टेली कम्युनिकेशन कह लीजिए, इंटरनेट कह लीजिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनेट इज नथिंग, दिस इज अ न्यू वर्जन ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। ये दिमाग से बिल्कुल फिट कर लीजिए कि टेली कम्युनिकेशन का पूरा मॉडिफिकेशन, यानी आज हम करें डाटा कम्युनिकेशन है। तो अभी आज की डेट में अगर हम बात करें पूरे दुनिया में, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट कम्युनिकेशन है आज की दुनिया में। अगेन एज पॉइंट ऑफ इंजीनियरिंग व्यू, ये जो मेरा सवाल है, ये सवाल समय के हिसाब से डेफिनेशन चेंज होती रहती है। कॉपर वायर अपने आप में बहुत बेस्ट चीज है, और आप खुद सोचिए जो कॉपर वायर टेलीफोन की शुरुआत हुई और आज भी है और आने वाले समय में नए टेक्नोलॉजी में भी इन्वॉल्व होने वाला है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आउटडेटेड है या खराब है। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का जो पिलर है या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका वायर माना जाता है, तो आप कह सकते हो ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया कम्युनिकेशन इन द करंट सिनारियो। क्योंकि आपका आंसर ऐसे होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, किताबी ज्ञान नहीं बता रहा, कंपेयर कर लिया ये बी सी डी ये सब नहीं, दैट इज द एक्चुअलिटी। और ऑल मीडिया 1 से लेके 6 तक सारे मीडिया यूज में हैं आज। ऐसा नहीं कि कोई खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज खत्म होने वाली नहीं है, समय के साथ चेंज होती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले लोग बाल बड़े रखते थे,
दाढ़ी छोटी रखते थे, कुछ लोग बाद में बाल भी छोटे रख रहे थे, मिलिट्री कट रखने लगे। जो फैशन चेंज होता है, ये भी सब टेक्नोलॉजी भी उसी हिसाब से चेंज होता है। आप में से हो सकता है कि आप में से किसी का माइंड इतना अच्छा हो कि कॉपर वायर को इतना दिमाग लगा दे, कॉपर वायर में भैया लगाओ। देखो एक पीएलसी होता है, पावर लाइन कम्युनिकेशन, शायद आप लोगों ने नाम सुना है या नहीं सुना है। पावर लाइन कम्युनिकेशन कॉपर वायर है। आप क्या करोगे, घर में जैसे प्लग लगाते हो ना, पंखा चल जाए, बिजली चल जाए, प्लग लगाओ, इंटरनेट करो। क्या जरूरत है 5G सिग्नल लेने के? आपके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। जब पीएलसी को परमिशन मिल जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर आप सोचोगे जाओ किसी से पोल लेने के, भाई घर में बिजली आ रहा, मैं क्यों अलग से सरवा लूं, बिजली से ही ले लो। घर में डिश टीवी आ रहा तो मैं सैटेलाइट का अलग से टेलीफोन क्यों लूं? तो चीजें बदल रही हैं, तो जैसे स्थिति होगी उस हिसाब से इसका काम होगा। तो होपफुली मीडिया के बारे में एक चीज लाइन क्लियर हो गई कि ये सारे मीडिया समय के साथ यूज हो रहे हैं। अभी दो सवाल जरूर बनते हैं आज की डेट में कि सबसे वीकेस्ट मीडिया कौन सा? डेफिनेटली एयर है। कॉपर एक अलग उसका पहचान है, उसको आप वीकेस्ट नहीं कह सकते। दूसरा हमारे पास में जो मीडिया है, सबसे बेस्ट मीडिया जो वर्ल्ड में यूज हो रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। अब हमारा वो सवाल है, उस सवाल के जवाब के लिए मैं वापस आता हूं। उस सवाल को अगर समझना है तो मैं अब 1 बाय 1 चलता हूं। जो आपके रूम में पूछा था, तो 1 बाय 1 पहले आप दिमाग से बाहर करिए, फिर उसके बाद मेरी पूरी बात जब खत्म हो जाए तो फिर अपने जो भी क्वेश्चन है जरूर पूछिए। आप यहाँ पूछने के लिए बैठे हैं, मैं बताने के लिए बैठा हूँ। मैं कोई कॉलेज का टीचर नहीं हूँ या कोई ऐसा मेंबर नहीं हूँ कि जो आपको मैं इस तरह, जो आप इंडस्ट्री में जुड़े हैं तो मैं एज ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ से चीज से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट जो आपका पीपीटी के माध्यम से मैं शुरू कर रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनिए। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं जो मेरा सवाल था कि बाघा बॉर्डर या फिर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए मैं शुरू करूंगा, अभी आप शुरू हो जाइए। सबसे पहले किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में चलते हैं। बाकी ये पीपीटी मैं समय के साथ शेयर करूंगा, जब पूरा पढ़ा दूंगा। ये सब थ्योरी के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। आप एक टेलीफोन एक्सचेंज में चले जाएं आज की भी डेट पे। देखिए, आपको मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा इसी मंच पे कि देखो, दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे सिंपल जो पढ़ाई होती है वो होती है इंजीनियरिंग की। लेकिन समय के साथ लोगों ने इसको इतना टफ बना दिया, क्योंकि लिखने वाले बड़े घुमा फिरा के लिख देते हैं। प्रोफेसर भी हैं, जो भी हैं, रिसर्चर ऐसे लिखते हैं सजा के कि पता नहीं क्या है। जैसे हमारे कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, तो एक हमारे, आप तो बड़े लकी पर्सन हो कि आपके पास में गूगल है, किताबें हैं। हमारे टाइम में इंजीनियरिंग में बुक्स खरीद नहीं सकते थे, इतनी पहले तो महंगी बुक्स होती थी, और लाइब्रेरी से बुक इशू होते थे, वो भी मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर वापस करनी होती थी। यानी जो टीचर पढ़ाता था वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, उसी से मुझे परीक्षा देनी होती थी। ठीक है, आज तो आप बहुत लकी है ना, गूगल डाल लो, कोई नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, चलो नहीं सुन रहे, अभी आपके साथ हो सकता है कि 4 वीडियो और अटेंड कर रहे हो लोग, वो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि मेरी चीजों को आप दोबारा सुन सकते हो और आप उस चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे टाइम में हमारे टीचर मुझे एक मैथमेटिक्स के बारे, हमारे टाइम जब सब्जेक्ट होता था हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हो सकता है आज भी हो आपके यहाँ पे, तो वो पढ़ाते नहीं थे। वो पता क्या करते थे, कहते थे कि हम एग्जाम में ना अल्फा फंक्शन, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन का सवाल दे देंगे, आप लोग कर नहीं पाओगे। नाम सुन के बड़ा डर लगता था, अल्फा बीटा गामा, पता नहीं क्या है भाई मैथ, क्योंकि हमारे पास ना बुक थी और टीचर पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, तो कैसे लगा? एग्जाम के 2 दिन पहले उन्होंने जब बताया कि अल्फा फंक्शन नहीं होता, बीटा फंक्शन नहीं होता है, तब हमें हंसी छूट गई। ये कुछ नहीं था, ये सिंपली एक तरीका होता है लिखने का, मैथ में जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती है उनको लिखने का तरीका होता है, इनको ये अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो, तो वही चीज है कि ये जो इंजीनियरिंग का जो उनको बताना, जो नाम देना, वो डरावने जैसी लगती है, बट आप जब रियली उसको प्रैक्टिकल में जाएंगे इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि कहोगे ये तो कुछ था ही नहीं। तो उसी को आप इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, तो पहले इसको हिस्ट्री को समझ जाओ कि शुरुआत कैसे हुआ था टेलीफोन और आज हम कैसे पहुंच गए। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको शुरू कर रहा हूं जो आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुराने से लेके आगे बढ़ने की, यानी जो टेलीकॉम का इंटीग्रेशन कैसे पूरा चेंज हुआ, वो सारे हम बात करने। तो आज अगर आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएं, टेलीफोन एक्सचेंज नॉर्मली आपको कहाँ मिलेगा, जो पुराना और नया सब कहाँ मिलेगा, एक ही लोकेशन है आपका, एमटीएनएल और बीएसएनएल। ठीक है ना? तो अगर आप किसी टेलीफोन एक्सचेंज में जाते हैं तो पहले अभी आपको सिंपली देखना है, बाद में मैं इसका वीडियो विजिट के माध्यम से भी दिखाऊंगा। किसी भी एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रूम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्विच रूम। ठीक है, अगर आज आप विजिट करेंगे तो स्विच रूम देखने में इस तरह का होगा। एक एसी रूम होगा, किसी को अलाउ नहीं किया जाता, और यहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे काम कर रहे होंगे, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
एक रूम होगा एमडीएफ रूम होगा, ठीक है ना, एमडीएफ रूम। इसमें केवल आपको वायरों की जंजाल मिलेगा। क्या है मैं अभी बताऊंगा, अभी पहले आप देखिए किसी एक्सचेंज में विजिट करते हैं तो क्या क्या मिलते हैं। एक आपका स्विच रूम होगा, दूसरा एक एमडीएफ रूम होगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, टेलीफोन एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 24 घंटे पावर सप्लाई की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो आप लोगों ने क्या किया है, लाइट जाने के लिए उसके लाइट जिस तरह ना रहे, आप सभी ने डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों ने इन्वर्टर का यूज किया होगा, लाइट नहीं जाए बैटरी पे लोड आ जाए। तो सेम व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में है। हर ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो लाइट जाए बैटरी पे आ जाए, तो एक पावर प्लांट इस तरह से बनाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो एक आपका पावर रूम होगा जो इस चीज को मैनेज करेगा। लाइट जाएगी, एक बैटरी रूम होगा जहां केवल बैटरी रूम होगा, यानी कि लाइट गए सारा लोड बैटरी पे आएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में हम केवल बैटरी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। घर में तो आप इंतजार कर सकते हो लाइट आए ना आए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर क्या होता है, तुरंत हम लोग जनरेटर भी चलाते हैं। तो वहां पे कॉम्बिनेशन हो गया मेन सप्लाई का, जनरेटर का और बैटरी रूम का, ठीक है ना। तो लाइट गई, पावर रूम ऑटोमेटिकली बैटरी पे ले आया, जनरेटर चलाया, फिर आपने उस पर बैटरी जनरेटर पे ले आया, फिर मेंस आया, मेंस पे रिटर्न बैक हो गया। तो ये साइकिल है, इसी साइकिल का इलेक्ट्रिकल विंग वाले मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक बना रहे हैं, जो भी मॉडिफिकेशन इसी चक्र को बनाए रख रहे हैं, ठीक है। ये तो रहेगी इलेक्ट्रिकल विंग की बात। एक और रूम होता है जो ट्रांसमिशन रूम होता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज, ये भी देखने में स्विच रूम जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे इन कंपेरिजन टू आपके स्विच रूम के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होगा। तो अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। पहली बात, कोई भी एक्सचेंज में विजिट करोगे तो इतने रूम तो आपको मिलेंगे, स्विच रूम, एमडीएफ रूम, पावर कंट्रोल के लिए रूम और ट्रांसमिशन रूम, ठीक है। अभी क्या है मैं बात करता हूँ। पहला सवाल मैंने आप लोगों से ये पूछा था, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि भाई आप दो लोग अगर घर में ही आपस में एक दूसरे को फोन कर रहे हो या हॉस्टल में एक दूसरे फ्रेंड को फोन कर रहे हो, एक ही जगह बैठ के कर रहे हो, ठीक है, व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा, पहले ये चीज, ठीक है। तो पाथ के लिए क्या करना है आपके पास में, तो उसको पहले हम लोकल कॉल और ट्रंक कॉल के लिए। तो एक सवाल मैं और पूछूंगा, अगर मान लो मैं इस टेबल पे बैठा हूं, हम लोग चैट के माध्यम से बिना देर किए बताएंगे, मैं अपने इस टेबल पे बैठा हूं और इस टेबल पे दो लैंडलाइन बीएसएनएल के रखे हैं, सपोज करो जहां से मैं पढ़ा रहा हूं दो लैंडलाइन बीएसएनएल के रखे हैं, ठीक है ना, और एक लैंडलाइन से मैं दूसरे लैंडलाइन को कॉल कर रहा हूं, अपने ही दोनों लैंडलाइन मेरे ही रखे हैं मेरे टेबल पे, क्या ये लोकल कॉल है, यस या नो। क्वेश्चन अगेन रिपीट, टू लैंडलाइन फोन ऑन द माई टेबल फ्रॉम वन, और दोनों बीएसएनएल का है और अपने फोन से ही दूसरे अपने ही फोन को कर रहा हूं, सभी ने बिना देर किए यस 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 कह दिया, वेरी गुड, ठीक है। अब है या नहीं, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सिमरन, ऋषिकेश, ओके, अनुज, ओके, ठीक है। चलिए ये आप लोग की विचारधारा है। अब आप सुनिए, लोकल कॉल किसको बोलेंगे, पहले आप इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक फोन है, अब इसको समझिए, ये कहीं भी लगाओ, फोन से वायर निकलेगा और ये बॉक्स में जाएगा जिसको हम लोग एलजीयू बोलते हैं। अगर घर में लैंडलाइन, अभी आप लकी हैं कि इन चीजों को देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ये चीजें दिखाई न दे, ठीक है। तो अगर आपके बाद की पीढ़ी, आज से 10 साल बाद मुझे, मैं इसी जगह पर बैठ कर किसी को पढ़ा रहूंगा तो सिर्फ मैं फिगर में ही दिखा पाऊंगा, हकीकत में आप देख नहीं पाएंगे इसको। तो एक फोन है यहाँ पे घर में एलजीयू, ये अब यहाँ से कॉपर वायर शुरू हो गया, सब ये कॉपर वायर होता है और कैडमियम कॉपर है आज की डेट में, ठीक है। तो यहाँ से वायर निकला, ये एलजीयू घर के दीवालों में भी लगा सकते हैं या बॉक्स अलग से भी होता है, इसमें आपने फोन लगाया और फोन लगा दिया। घर के बाहर पोल पर एक डीपी ने बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, डीपी एक बॉक्स टाइप का होता है, आप ज्यादा नाम पे मत जाइए, सिर्फ समझिए कि है क्या, एक बॉक्स टाइप का होगा, वो पोल पे लगा होता था और इस पोल से या दीवार पे, इससे 5 घरों में, इससे मैं 5 घरों में, इसे मैं 5 घरों में वो करूंगा, 5 या 10, पहले 10 घर होते थे, अब नॉर्मली 5 घरों में इस तरह से भेजा, एलजीयू लगा और कर दो, यानी पोल पे। अगर आपने कभी देखा होगा तो इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इन पांचों केबल इकट्ठा होगा और जमीन में करते हुए एक्सचेंज की तरफ बढ़ेंगे। तो रास्ते में इस तरह के लोहे बॉक्स भी आपने देखे होंगे, आज की डेट में अवेलेबल है अभी भी, ठीक है। ये क्या होता है, आस पास के जितने भी इस तरह के जो वायर इकट्ठे डीपी से आ रहे होते हैं, इनको यहाँ इकट्ठा किया जाता है। देखिए बिजली के कम्युनिकेशन में और टेलीफोन के कम्युनिकेशन में एक मेजर डिफरेंस है। बिजली में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, एक ही वायर पे पंखा प्लग सब चला दो, लेकिन टेलीफोन में नहीं होता। टेलीफोन में जितने कस्टमर होते हैं उतने वायर होते हैं, सीधी सी बात है, जितने कस्टमर उतने वायर,
ये नहीं बिजली की तरह इसी प्लग लगाया पंखा चल जाएगा, प्लग लगाया मिस्टर अनुज को भी यही नंबर मिलने लगेगा, प्रकृति को भी यही नंबर मिल जाएगा, नहीं एक वायर नहीं, सबके वायर अलग होंगे। पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूँ। यानी ये जितने यहाँ पे 10 घरों का इकट्ठा हो गया, 5 घरों का फिर इकट्ठा हुआ पिलर में, ये करीब 500 घरों का आसपास का इकट्ठा हो जाता है। फिर आगे की तरफ बढ़ेगा तो रास्ते में आपको एक कैबिनेट दिखेगा, इतना बड़ा बॉक्स दिखेगा। ये जब बॉक्स दिख जाए तो आप समझ जाना कि इसके 50 मीटर के दायरे में या तो टेलीफोन एक्सचेंज है या बिल्कुल टेलीफोन एक्सचेंज में ये दिखेगा। इसको बोलते हैं कैबिनेट। इसमें भी कुछ नहीं है, आसपास के जितने पिलर से वायर इकट्ठे हुए थे 500 का मान लो वायरिंग पड़ी हुई, 500 के इकट्ठा होकर यहाँ पे 5000 तक वायर इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है ना, 10 पिलरों का इकट्ठा होगा एक शहर में 5000 से 10,000 टेलीफोन एक पर्टिकुलर उसमें। और इसमें आपका आगे पहुंच गया एमडीएफ। तो मैंने एक्सचेंज में सबसे दिखाया था, एमडीएफ में ग्रुप में क्या होता है, जितने भी आसपास के 5 से 6 कॉपर वायर की दूरी कितना है 5 किलोमीटर के दायरे पे, तो जितने भी 5-6 किलोमीटर के वायर थे वो सब इकट्ठा हो गए एमडीएफ में। इसीलिए आपने कभी ये सोचा होगा कि बीएसएनएल के हर एक्सचेंज छोटे दूरी पर, चलो कहीं छोटा एक्सचेंज दिख रहा है कहीं, वो इस वजह से कि कॉपर वायर जब से टेलीफोन चालू हुआ है और आज की डेट में भी अवेलेबल है, जब तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं आया था। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर रेडियस पे मुझे टेलीफोन लगाने पड़े, क्योंकि हर 5 किलोमीटर सभी घरों में हमने कॉपर वायर के माध्यम से वो दिया हुआ था। अब यहाँ वायर इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब ये मान लो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी से बात करना है। ठीक है, और जो मिस्टर बी है उनका भी वायर इन्हीं में है। अगेन ध्यान से रिपीट कर रहा हूं, मिस्टर ए को एक नंबर से बात, उन्हीं का वायर यहाँ पे है। तो पहले क्या होता था, इसके बाद जो होते हैं पुराने जमाने में, इसका अगला जो ये जो सारे वायर इकट्ठा होते हैं स्पीच में रूम में, तो पुराने जमाने में आज से करीब 20 साल पहले, बीएसएनएल में 25 साल पहले एक मूवी थी पुरानी अमिताभ बच्चन की दीवार। अगर आप देखेंगे, नई वाली दीवार तो सब देखे होंगे नो डाउट। ठीक है, पुराने वाले अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूँ, 90-80 के आसपास की बात कर रहा हूँ। दीवार, उस समय बीएसएनएल के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर काम करते थे। यहाँ पे मशीनें नहीं लगा होती थी, यहाँ पे इंसान बैठा करते थे। ठीक है, तो जब ये आप यहाँ पे जिस बंदे को मिलाना होता था, तो उस मूवी में आपने देखा होगा, अगर कभी देखें तो उसमें मैं ये बोल रहा हूँ, दीनानाथ बोल रहा हूँ, मैं दूसरे बंदे से बात करनी है, तो वहां पे जो ऑपरेटर होता था ना, उन दोनों को टेम्पररी बेसिस पे मैनुअली जोड़ता था। तो मैनुअली दो लोगों को आपस में जोड़ना, टेम्पररी बेसिस पे दो लोगों को आपस में जोड़ना ही स्विच कहलाता है। स्विच का मतलब समझिए, व्हाट इज द स्विच? जनरल मीटिंग है स्विचिंग। स्विच का मतलब क्या है? टेम्पररी बेसिस पे दो लोगों को यहाँ पे जोड़ना। तो पहले जो हुआ सबसे पहले इंसान ऑपरेटर, बीएसएनएल में केवल 10 लाख टेलीफोन नंबर होते थे, एम्प्लॉइज 3 लाख काम कर रहे होते थे। समय बदलता चला गया, एम्प्लॉइज की संख्या कम हो गई, टेलीफोन की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। ठीक है, ये भी कैसे वो भी हम देखेंगे। फिलहाल आपको मैं बैक से शुरू कर रहा हूं। पहले इंसान बैठा करते थे पर लोकल में इन्हें, ठीक है, तो आपस में टेम्पररी बेसिस पे दो लोगों को जोड़ना ही हमारा स्विच कहलाता था। तो वहां जोड़ दिया, तो पहले ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच आया, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच आया। ये जो अभी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, अब जो स्विच है उसका नाम आईपी स्विच कर दिया गया। देखिए टेक्नोलॉजी, ये वायर अभी भी 150 सालों से सही पड़ा हुआ है। टेलीफोन का इतिहास करीब 167 ईयर हो गए, आज 167 ईयर हो रहे हैं। ठीक है ना, 167 नहीं, 171 के आसपास हो गए। 170 साल होने जा रहे हैं जब से टेलीफोन लगा और चल रहा है। अभी भी पूरे के पूरा कॉपर वायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक, यहाँ पर जो भी है जो स्विच है, अब ये बदलता चला गया, इंसान, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो अभी डायग्राम में दिख रहा है, और इसकी जगह पे आईपी स्विच आ गया। यानी कि संख्या अब सिंपल सॉफ्टवेयर बेस्ड स्विच आ गए हैं, लेकिन काम अभी भी वैसे ही हो रहा है, काम में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई आपकी। तो लोकल कॉल का मतलब क्या होता है, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, अब और इसी जो भी बंदा था उसका वायर यही है, दिस इज द लोकल कॉल। तो सिंपल वापस रिटर्न बैक, शहर का कोई और 5 किलोमीटर का रेडियस में हो सकता है, देन रिटर्न बैक होपफुली। इसमें अब आपको समझ में आएगा, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो। ये आज भी है और न जाने कब तक चलेगा हम इसको कह नहीं सकते, लेकिन ये व्यवस्था आज भी, बस इतना चेंज हुआ है कि पहले जो आपको पूरे वायर में दिखाई दे रहे हैं, अब वो दिखाई नहीं दे रहे, सॉफ्टवेयर मैनर में होते हैं। यानी हर एक आदमी का एक अलग पाथ जरूर बनाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मेरे टेबल पे 2 लैंडलाइन रखे हैं। ठीक है,
क्या दोनों लोकल कॉल हैं या नहीं? सभी लोगों ने आंसर दिया यस। अब इसका सवाल भी सुन लीजिए। मैं जहां बैठ के आप लोगों को अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं और आप जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे मेरे जो जिस जगह, इसी जगह नीचे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, एएलटी सेंटर का एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है। उस एएलटी सेंटर के टेलीफोन एक्सचेंज से केवल 500 कस्टमरों को टेलीफोन दिया जा सकता है, ठीक है। और एक जमाना था एएलटी सेंटर के अंदर 1000 से ज्यादा लोग रहते थे और काम करते थे यहाँ पे, 1000, मोर देन 1000। तो हमारे पास जो और चूंकि बीएसएनएल टेलीफोन में ही काम करते थे तो टेलीफोन सबको दिया जाता था। तो इसका मतलब है कि उन 500 वायरों से पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना, 500 वायरों से वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर उस केस में क्या किया गया? कन्या क्या कर रहे हो ये? ओके, 500 वायरों से फिर वो आपका जो टेलीफोन है नहीं दिया। उस केस में क्या होता था, चूंकि एलटी सेंटर ऐसी लोकेशन पे उपस्थित था, इससे नियर बाई एक संजय नगर एक्सचेंज है, यहीं से नियर बाई एक राजनगर एक्सचेंज है। संजय नगर करीब 2 किलोमीटर के दायरे पे बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, और ऐसे ही आपका जो राजनगर है वहां पे भी एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा हुआ है, ठीक है। तो बाकी जो कस्टमर है, अब क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे से कम है, जो राजनगर करीब 3 किलोमीटर के दूरी पर है, तो दोनों की दूरी 5 किलोमीटर से कम है, तो बाकी कस्टमरों का वायर वहां से यहाँ पे लाएगा। तो मेरे टेबल पे 2 टेलीफोन रखा है, अगर दोनों टेलीफोन का स्विच रूम अलग हो गया, यानी एक का एलटी सेंटर है, दूसरे का मान लो राजनगर है, तो टेक्निकली दे आर डिफरेंट स्विच, वो दोनों अलग अलग स्विच को रिप्रेजेंट कर रहे थे, भले एक टेबल पे रखा हो, तो आपस में वो लोकल कॉल नहीं कहलाएंगे। समय बदल गया तो बाद में इन सबकी डेफिनेशन बदली गई, वो अलग मैटर है, बट टेक्निकली 2 डिफरेंट स्विच डिफरेंट लोकेशन के, लेकिन टेलीफोन एक जगह रखे होने के बावजूद भी आपस में लोकल कॉल तकनीकी रूप से नहीं कहलाएंगे, टेक्निकली बेस पे आप उसे नहीं कह सकते। बात मेरी समझ में आ गई? ठीक, अब इस चीज को हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर शहर में कोई और कस्टमर दूसरे स्विच से जुड़ा है तो उस केस में क्या होगा, उसको हम लोग बोलते थे ट्रंक कॉल, एसटीडी। आपने पुराने जमाने में सुना होगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, आप तो अभी नाम सुन भी रहे हैं, आज से 10 साल बाद वाला तो किसको पता भी नहीं होगा है क्या चीज है। अब हम आ जाते हैं ट्रंक कॉल के लिए। चलिए, ये आपका नेक्स्ट है, विद इन एसएसए का मतलब है सेम जिला में, ठीक है। तो देखिए हमारा ये फोन है, यहां तक आपका कोई इश्यू नहीं, कैबिनेट से आपका यहाँ स्पीच रूम में आ गया। अब देखो, इसने फोन किया, ए ने, मान लो इसको बी, मान लो बी से फोन करना था, लेकिन उसका वायर यहाँ पे नहीं, इस स्पीच रूम में नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उस केस के लिए क्या अरेंजमेंट किया गया, उसके लिए आप ध्यान से सुनिए। हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज लगाया गया, हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज लगाया गया, उसको हम लोग बोलते हैं डी टैक्स, डिजिटल ट्रंक ऑटो एक्सचेंज। आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि शहर का मेन एक्सचेंज क्या होता है, तुरंत बता देंगे, कहेंगे हर शहर में एक मेन एक्सचेंज होता है। एक जमाना था जब मेरी सर्विस लगी और मैं मेरठ शहर के बस स्टैंड पर उतरा और मुझे बोला गया था कि जो आपका ऑफिस है मेन एक्सचेंज में जाना है, ठीक है। मैंने रिक्शे वाले से पूछा कि मुझे टेलीफोन एक्सचेंज के मेन एक्सचेंज जाना है, कितने जाना? तुरंत उसने कहा बैठो सर मैं लेके चलता हूँ आपको मेन एक्सचेंज। कहने का मतलब है कि एक समय था जब हर एक आदमी को, इवन सड़क पे जो भीख मांगते उन्हें भी पता होता था कि वेयर इज द मेन एक्सचेंज, मेन टेलीफोन बिल्डिंग कहाँ है, ठीक है। तो मेन टेलीफोन बिल्डिंग में डी टैक्स एक्सचेंज लगता नहीं, मेन स्विच लगता था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपका अगर इसने बंदे ने मिलाया यहाँ पे उसका वायर है, तो वो क्या करेगा भैया, मेन एक्सचेंज को भेजेगा, और मेन एक्सचेंज का यहाँ से यहाँ तक अब दूरी होगी ट्रांसमिशन रूम। अब स्विच रूम में एक पोर्शन और दिखाया था ट्रांसमिशन रूम, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये ऑप्टिकल फाइबर हो गया। अब याद करिए, ये ऑप्टिकल फाइबर आज से नहीं, 1986 से है, 1986। कोई ऑप्टिकल फाइबर नया टेक्नोलॉजी नहीं है, 1986 से ऑप्टिकल फाइबर का माइग्रेशन शुरू हो गया था, और 2007-8 तक लगभग सारे जगह, और इवन आपके घर में अब ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहले ऑप्टिकल फाइबर जो होता था इससे मेन एक्सचेंज के बीच में हमने लगाए थे, अभी आपको ऑप्टिकल फाइबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डी टैक, अब ये जो स्विच है इसने कॉल किया, उसका वायर यहाँ पे नहीं था इस वाले में,
स्विच ने दिमाग नहीं लगाने का, भेज दिया भैया मेन एक्सचेंज चले जाओ। या पुराने जमाने में यहाँ के जो इंसान बैठा करते थे, मेन शहर के इंसान जो ऑपरेटर बैठे थे उनको भेज दो, ठीक है ना। तो बात देखिए, इंसान मशीनों में कन्वर्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसने ये वाला जो स्विच है इसका काम था कौन सा कस्टमर, और इसका काम है कौन सा स्विच। उसने देखा अरे हमारे ही शहर का दूसरा स्विच है, फिर दूसरे स्विच में भेज दिया आपका, दिस इज द, और उसने कहा अच्छा हमारा है, दैट इज द, ये हमारा कहलाया ट्रंक कॉल, एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ट्रंक डायलिंग यानी शहर के अंदर इसमें ऑप्टिकल फाइबर इज द रोल प्ले थ्रू हो गया, यानी शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया जाता था जो एक शहर एक स्विच से दूसरे स्विच को जोड़ा जाता था। अब मैं मान लो गाजियाबाद में हूं, दूसरा बंदा मेरठ में है, अब एक शहर से दूसरे शहर में बदल गया, उस केस में क्या होगा उसके लिए मैं आपको समझाता हूं। इंडिया को 4 भागों में बांटा गया, पहली बात, और आज से नहीं, सन आप देखो रेफरेंस आप ले सकते हो, द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, आज का नहीं है, बहुत 85, अंग्रेजों के जमाने में पाकिस्तान भी एरिया होते थे, बांग्लादेश भी होता था, बहुत सारे एरिया होता था। फिलहाल मैंने अभी आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से आपके सामने डायग्राम दिखा रहा हूँ। इंडिया को 4 भागों में बांटा, पहली बात तो एनटीआर, ईटीआर, डब्ल्यूटीआर, एसटीआर, नॉर्दर्न टेलीकॉम रीजन, वेस्टर्न, सदर्न, ईस्टर्न, ठीक है ना। आप समझ में आ गया। नॉर्दर्न में आप लॉजिकली आप समझ सकते हो कि कौन कौन से एरिया आएंगे, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब नॉर्दर्न पार्ट आपके हो गए सारे के सारे। तो नॉर्दर्न एरिया में एक सोच, अगर बंदे ने फोन किया और हर एनटीआर में 2 हेडक्वार्टर बनाए गए, पहले प्रशासनिक हेडक्वार्टर और तकनीकी हेडक्वार्टर। अर्लियर प्रशासनिक हेडक्वार्टर जितने भी थे इसके एनटीआर के वो दिल्ली थे, और तकनीकी हेडक्वार्टर देहरादून था पहले। समय के साथ बदल गया, एम्प्लॉइज कम हो गए, थोड़ा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ तो एक ही जगह उन्होंने सेंट्रलाइज कर लिया, वो मैटर अलग है। लेकिन 2 हेडक्वार्टर आप समझिए आज के भी डेट में, क्योंकि आपको समझना है, ठीक है। अब दोनों हेडक्वार्टर में जो डी टैक्स होता है उन्हें बोलते हैं जी डी टैक्स, गेटवे डी टैक्स, जी डी टैक्स, गेटवे डी यानी डी टैक्स का भी बास, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, उसमें आप देखो, उस केस में अगर बंदे ने इसने नंबर मिलाया, इस फोन ने नंबर मिलाया, ये मान लो है गाजियाबाद का, उसने मिलाया मेरठ को, तो पहले लोकल स्विच में जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लोकल स्विच में लोकल स्विच ने कहा कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये तो हमारे का नहीं है, तो फिर वो मेन स्विच में भेजेगा। मेन स्विच में कहाँ हो जाएगा, मेन स्विच का होगा आपका जो मेन स्विच होगा वो डी टैक्स में होगा। जैसे हमारे शहर में डी टैक्स है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में भी डी टैक्स है, और ये जो वायरिंग है इसे एनटीआर बोलेंगे। एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो ऑप्टिकल फाइबर पड़ा है वो हमेशा गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी। इसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट भी समय के साथ चलाए गए, एक नोफन नाम का भी प्रोजेक्ट भी इसमें चलाया गया, जिसमें गाँव में भी और इन शहरों को भी सेंट्रलाइज करने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट एक शहर से दूसरे शहर के बीच में जो लाइनें बिछी हैं वो ऑप्टिकल फाइबर लाइनें हैं, दैट इज मैनेज बाय द बीएसएनएल। इवन आप ये भी कह सकते हो कि अगर रिलायंस का भी बंदा है ना, वो भी इसी लाइन से जाएगा, पड़ोसी से नहीं बनाएगा। ये नहीं तो हर कोई आए गड्ढा खोदने, शहर के अंदर जितना गड्ढा खोदना है खोदो, ठीक है। हाँ, पीपीपी मॉडल जरूर इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हुई है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहेगी कि एक शहर से दूसरे शहर की जो लाइनें, जो मेल लाइनें हैं, वो किसी पूरी तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दे। अगर जिस दिन दे देंगे ना, वो आपके ऊपर राज करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। तो एक शहर से दूसरे शहर की जो बीच की लाइनें हैं, बाय डिफॉल्ट अभी ज्यादातर लाइनें वो बीएसएनएल की हैं, या पीपीपी मॉडल के अंदर किसी और को भी इन्वॉल्व किया गया है, राइट। अभी आपको समझ में आ रहा है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना तो कैसे। तो अब मोबाइल और लैंडलाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये कंफ्यूज मत होइए कि मोबाइल कुछ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप इस लाइन को समझिए, ओके। अब इसमें क्या मैं बता रहा था कि आपको पूरी लाइन बता, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि अगर इस बंदे ने फोन किया, इसमें नहीं है तो ये भेजेगा शहर के मेन डी टैक्स में। तो जैसे हमारे शहर का डी टैक्स है, दूसरे शहर के डी टैक्स में भी ऑप्टिकल फाइबर है, इन्हें एनटीआर ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, नेशनल नॉर्दर्न टेलीकॉम ऑप्टिकल फाइबर रीजन, ठीक है। और ये हमारा जो इस शहर के डी टैक्स में चला गया, अच्छा ये हमारे शहर का है, फिर लोकल ट्रांसमिशन, ये लोकल ऑप्टिकल फाइबर हो गए, फिर हमारा यहाँ पे जोड़ दिया, वहां का फिर आपकी कनेक्टिविटी जो भी फोन है उससे हम लोग कनेक्ट हो गए। दिस इज द एसटीडी सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है ना। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज लैंड और लाइन और मोबाइल में क्या, एक चीज इतनी देर से मैं बता रहा था, आपको ये समझ में आ गया कि टेलीफोन में जितने कस्टमर उतने वायर। इसीलिए आपके पेरेंट थे वो पहले जब टेलीफोन अप्लाई करते थे तो उनकी वेटिंग लिस्ट बनती थी। हो सकता है कि जिस एरिया में
वायर 400 पड़ा हो और अप्लाई करने वाले 600 हो तो 400 को तो टेलीफोन दे सकते हो, 200 को तो नहीं दे सकते। उनको वेटिंग में डाल देते थे कि भाई हम कभी नया वायर डालेंगे तो दे देंगे, या कोई टेलीफोन काट देगा, कटवा लेगा तो हम उसकी जगह पे देंगे, ये पहले होता था। लेकिन समय के साथ टेलीफोन की डिमांड बढ़ने लगी तो फिर ये फैसला किया गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए इन वायरों से मुक्ति मिल जाए, तो लाया गया मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या किया, सिंपली आप समझो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं आपको। ये हमारा नाम में मत जाइए, कॉन्सेप्ट बेसिक, चाहे लैंडलाइन हो मोबाइल हो, सब में एक जैसा ही होता है। ये मैंने पूरे डायग्राम आपके सामने पेश किया था। देखिए इस केस में अभी क्या हुआ मोबाइल में कि ये यहां से लेके यहां तक का जो वायर था उतने वायर ना डाल के यहां पे हमने टावर में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने टावर में कन्वर्ट किया। और ये जो टावर है इससे आप जो टावर से जुड़े हैं 1024 कस्टमर का आइडियली अभी तक जो कॉन्सेप्ट है 1024 कस्टमर विल बी कनेक्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल टावर। हमारा जो पारंपरिक टावर है 1000 कस्टमर जोड़ सकते हैं उसमें। तो ये अभी आप यहाँ से जो वायर जुड़े हैं ना इसलिए जुड़े हैं। और ये वायर फाइनली जैसे एमडीएफ होता है तो अब एमडीएफ का नाम बदल के उन्होंने बीएससी कर दिया, नाम बदला, कॉन्सेप्ट वही है। एमडीएफ क्या होता था, सभी वायरों कनेक्शन, यहाँ पे क्या जितने भी वायरलेस फोन टेलीफोन जो टावर के माध्यम जुड़े हैं सभी टावरों का कलेक्शन हो गया आपका। उसमें जो स्विच रूम है इसका नाम एमएससी रख दिया, मेन स्विचिंग सेंटर। अब इस स्विच रूम का काम आप समझ ही रहे हैं क्या है भैया, अगर जिस बंदे को मिलाया उसका इसी में हो। मैंने पूछा था ना कि 2 लोग रूम में बैठे हो तो सीधी सी बात है सारे लोग स्विच से जुड़े हुए हैं। अगर आप बात करोगे तो हाय हेलो यहीं से रिटर्न बैक हो जाएगा, अगर वो किसी और स्विच से जुड़ेगा तो फिर डीटैक्स में चला जाएगा। डीटैक्स में चलते हुए लैंडलाइन है तो लैंडलाइन में भी जा सकता है, मोबाइल में तो मोबाइल में भी जा सकता है दूसरे साइड में। तो लाइन अभी भी वही है, मोबाइल हो लैंडलाइन हो, आपकी जो मेन लाइन है कभी भी। और वायरलेस आपको मिलेगा नहीं कहीं, आप देखना वायरलेस अभी और दिखाते हैं आपको। इसी तरह से अब मैं आपसे उस सवाल का आंसर देना कोशिश करता हूं जो बाघा बॉर्डर की बात पे, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बाघा बॉर्डर पे 2 लोग खड़े थे, चाहे मोबाइल से फोन करो या लैंडलाइन से फोन करो। अब आप इतने समझदार हो, सारे चीजें समझ सकते हो। मेरा सवाल था व्हाट इज द पाथ, रास्ता क्या होगा। तो अगर बाघा बॉर्डर पे खड़े हो, 2 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो चाहे मोबाइल से जुड़ो टावर से, पहले क्या जाओगे, पहले लोकल स्विच में जाओगे। मान लो इंडियन ने फोन किया पाकिस्तानी को, तो ठीक है, तो भाई टावर जुड़ो, चाहे लोकल, मान लो अटारी स्विच में चला गया। अटारी ने कहा अरे भाई ये तो हमारा नहीं लग रहा, पता नहीं किसका है, उसका बस इतना ही दिमाग है लोकल वाले का, वो भेज देगा डीटेक। डीटेक डेफिनेटली अमृतसर में लगा होगा, मेन सिटी वही है। तो अमृतसर वाले ने कहा ओके ये तो हमारे एनटीआर का भी नहीं लग रहा, भाई कहीं होगा तब नहीं, कोई तो पाकिस्तान का है, उसका भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा। हमने 2 गेटवे बनाए, 2 मेन एक्सचेंज एनटीआर में बनाए, देहरादून और दिल्ली। जो भी रास्ता खाली होगा, ये नहीं कि दूरी जिसकी ज्यादा है, वो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये नहीं है कि दूरी छोटा हो। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये होता है जिस पे ट्रैफिक ना हो, इजिली जा सके। तो आइदर दिल्ली या देहरादून कहीं भी हो, जो भी रास्ता खाली हो, और ऑप्टिकल फाइबर, वो डीटेक्स क्या करेगा, ऑप्टिकल फाइबर से दिल्ली या देहरादून के डीटेक्स में भेज देगा। दिल्ली ने कहा ओके ये तो इंडिया से बाहर का है। अब इंडिया से बाहर जो बाहर जाता है बाय डिफॉल्ट, आज की डेट में भी चाहे कोई भी कंपनी हो, बाय डिफॉल्ट सभी को मुंबई से बाहर भेजा जाता है। ये नहीं कहीं भी खड़ा होकर कहीं से भी भेजना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। मुंबई इज द इंटरनेशनल गेटवे फॉर इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। मुंबई पहुंच गया। मुंबई में बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात करूंगा। मुंबई में अब वहां से पाकिस्तान जाना है, तो मुंबई में जो बैठा हुआ है वो तुरंत समझ गया कि अरे ये तो पाकिस्तान का है। समुद्र में सब मैरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पड़ा हुआ है, समुद्र के अंदर कोई टावर नहीं, कोई सैटेलाइट नहीं है, और मुंबई से कराची के बीच में पड़ा हुआ है, लेकिन समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर। लेकिन उस फाइबर का इस्तेमाल हमारे जैसे लोग बैठे हैं, कोशिश करते हैं कि ना हो, क्योंकि कुछ भी होगा तो कहीं कुछ गड़बड़ होगा, और भारत पाकिस्तान का रिलेशन तो मालूम ही आपको, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं वो लोग, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता बंद है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, फिर समुद्र में बाया चेन्नई, सिंगापुर, आसाम, सॉरी ये जापान, अमेरिका, उसके लिए भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है, मैं आपको वीडियो भी एक शेयर करूंगा। ये देखिए, ये मुंबई से, ये इंटरनेशनल गेटवे, इंटरनेशनल पाथ है, मुंबई से निकलेगा, चेन्नई जाएगा, सिंगापुर, हांगकांग, कुछ डायरेक्ट पार्ट है, जाके अमेरिका में एंट्री होगा, यहाँ घुसा, यहाँ
लंदन, ये दिस एक्चुअल पाथ। और मुंबई घूमते हुए, दुबई होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करेगा, पाकिस्तान के भी अंदर जहां भी वाघा बॉर्डर है वहां पहुंचेगा, टावर पे दो अगर एक इंडियन ने हाय हेलो बोला तो पूरी दुनिया घूम के आएगा भाई। इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा था। दैट इज ओके। तो नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस एक्चुअल पाथ। समुद्र के अंदर ऑप्टिकल फाइबर है, आपको वायरलेस अभी भी कहीं जिस लोग के बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ पे हम लोग फाइबर नहीं पहुंचा सके हैं या नहीं है, तो वहां पे हम सेटेलाइट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत इजी नहीं, क्योंकि हर देश सेटेलाइट नहीं बना सकता, इतना आसान नहीं है। कहना बड़ा आसान है, पढ़ाई करना लिखना, जब काम करने की बात आएगी ना, जब करने की बात आएगी तो दैट इज नॉट इजी, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। इंडिया के अंदर ही आप देखिए पिछले 20 साल से फाइबर पे फाइबर बिछाए जा रहे हैं, फाइबर पे इवन बीएसएनएल के इतने टुकड़े कर दिए आपको भी नहीं पता। बीएसएनएल से कंपनी बनी बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। बीएसएनएल से कंपनी और बनाएगी अभी हाल में, जितने भी टावर हैं, क्योंकि इतना सारा नहीं है लेकिन पब्लिक को नहीं पता। बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन, आपको मालूम है बीएसएनएल का एक साथ जितने भी टावर हैं, बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी और बनाई गई है। ऐसे रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इतनी कंपनी बन चुकी है जिसके अंदाजा ही नहीं है आपको कि कितनी कंपनियां तोड़ तोड़ के बना, हमें मालूम ही नहीं चल रहा, ठीक है। एनीवे अलग मैटर है, उसके बारे में फिर एक अलग कभी सेशन लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी हम आपको जो मैंने सेशन में पाथ के बारे में बताया वो मैंने आपको बता दिया। एक काम करते हैं, लास्ट में एक वीडियो शेयर भी कर देते हैं, और कल क्या करेंगे इस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए आगे भी बढ़ूंगा, और वीडियो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और दिस इज एक्चुअल वर्क, इनको देखिए। ये जो मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअल पाथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अंदर का तो मैंने आपको बताया ही है। ओके ओके
ये अभी तक जो आज मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल पाथ से आज तक, और आपको ये भी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो जितने भी नेटवर्क बिछाए जाते हैं, ऐसा नहीं कोई भी आके कुछ भी बिछा ले और जैसा पब्लिक को दिखाई देता वैसा नहीं होता, पीछे बहुत बड़ा रोल होता है। और इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनीज हैं जो बैक एंड पे अच्छे काम कर रहे हैं। इसमें आपका BSNL है, BBNL है, MTNL है, लेकिन इनकी जो वास्तविकता है लोगों को पता नहीं है, पब्लिक को सिर्फ ये दिखाई देता है। अगर इतना ही चिंता है तो 4G दे दो BSNL को, क्यों नहीं दे रहे, आप समझ सकते हो इसके कारण क्या हो सकता है। एनीवे, खैर, एनी मोर कोई क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो यू कैन आस्क। एंड अभी कोई डाउट? सर अब या मैं जब जैसे कनेक्ट करूँ कोई कॉल को, अगर सिंगापुर में कनेक्ट करना है तो वो हाँ, तो पूरा वर्ल्ड घूमेगा नहीं, या फिर सिंगापुर से डायरेक्ट हमसे कनेक्ट होगा जैसे पाकिस्तान आपको वाला? चप्पा रास्ता है, नहीं नहीं, वो तो ऐसा मुंबई से एक केबल गई हुई है ना, सबके हर कंट्री के अलग अलग, इसीलिए तो मैंने आपको दिखाया ये नोड बने हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से, सैटेलाइट कहीं नहीं है। वायरलेस इज नथिंग, वायरलेस केवल अपने मोबाइल से टावर पे ही हो बस, बाकी आप कहीं भी वायरलेस नहीं दिखेंगे। और इसीलिए आने वाले समय में अगर आप कह रहे हो कि मुझे स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली आपके घर में ऑप्टिकल फाइबर को लाना, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का एक एडवांटेज और है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर का कितना होता है, तो क्या होता है बताएं जरा सा, एक सवाल है मेरी तरफ से, लास्ट सवाल। व्हाट इज द मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर केबल? कितने स्पीड में भेज सकते हो? सर आइडिया नहीं। इनफाइनाइट। ऑप्टिकल फाइबर इज ओनली वन मीडिया जिसमें इनफाइनाइट बैंडविड्थ का इंटरनेट स्पीड भेज सकते हो। वो बात अलग है कि हमारे पास साधन मौजूद नहीं है उतना देने का भी, वो भी समय बताएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा आपका जो समुद्र में है, ये तो एक रास्ता बताया कि जाना है, तो ये एक जर आइडिया है। ठीक है, तो ये सिंगापुर होते हुए फिर वो होते हुए बीच में क्या नहीं, एक नहीं कि केबल केबल क्या होता है, हम बिछाते हैं, मान लो हमें 40 कंट्री का बिछाना है, तो 80 पेयर का फाइबर केबल डालेंगे हम जमीन के अंदर। तो केवल एक ही होता है, उसमें दो पेयर, एक पहला पेयर हमने छोड़ दिया सिंगापुर, फिर अगले अब बच गए हमारे पास जो अगला पेयर है, फिर अगले जाएंगे ना, तो जैसे जैसे बीच में पढ़ते जाएंगे ड्रॉप करते चले जाते हैं पेयर को। ठीक है सर। समझ में आया ना? तो पहले हाँ। सिंगापुर में ड्रॉप होता है, इससे दो फायदे होते हैं, तो हमारी टेस्टिंग भी हो जाती है कि बीच में केबल, नहीं तो इंडिया वर्ल्ड तो इतना बड़ा है, समुद्र में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप कुछ कहने। अभी इस समय कल की डेट में एक फाइबर कटा हुआ है, तो डेफिनेटली सभी का इंटरनेट शुरू होगा। बाकी दिन आप इंटरनेट कर रहे हो, अभी जो इंटरनेट भले आप, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंटरनेट कर रहे होते तो हमें हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब आप किसी उस पर बैठ के इंटरनेट कर रहे होते, किसी बड़े सिस्टम पे बैठ के, तब आपको समझ में आया कि हाँ कल इंटरनेट स्पीड था कुछ और आज कुछ है। आप एक आम कस्टमर को पता नहीं चल पाता इस छोटी चीज, लेकिन एक फाइबर हमारा डैमेज है समुद्र के अंदर, जो परसों रात को कभी डैमेज हुआ था, वो अभी उसको रिस्टोरेशन में चल रहा है। इस वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का जो स्पीड है वो स्लो है इसमें। सर आपने ये सारी इतनी कम्युनिकेशन की जो चीज बताई, इसमें स्पेक्ट्रम का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, स्पेक्ट्रम का यूज तो आपका लोकल जो कस्टमर को बांटने के लिए, उसमें अलग लड़ाई है कि लोकल में ये जो वायरिंग सिस्टम हटा के वायरलेस किया है आपसे, वो उसको कैसे बांटना है, नहीं तो फिर आपस में सब झगड़ा करेंगे, वो स्पेक्ट्रम वहां के लिए होता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये स्पेक्ट्रम, दिस इज द, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम का कोई रोल नहीं है। स्पेक्ट्रम का रोल होता है लोकल लेवल पे कस्टमर को आपको कैसे जोड़ना है, किस रेंज पे जोड़ना है, किस फ्रीक्वेंसी पे जोड़ना है, वो अलग स्पेक्ट्रम है, वो 2G 4G 5G लोकल लेवल के लिए है, वो इसमें कहीं नहीं आएगा स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? सैटेलाइट में जरूर आएगा, सैटेलाइट का एक अलग केस है। यस ओके रितेश। सर। हाँ सर, समझ गया। उसने टिपिकल कम्युनिकेशन पाथ को रिप्लेस करने का कोई और तरीका है? अंशुल आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से धीरे धीरे बोलिए, तो लिख के बताइए। हाँ लिख दीजिए, कोई इश्यू नहीं। एनी मोर, कोई किसी और का माइक? सर तो स्पेक्ट्रम के लिए तो कोई भी बिड कर सकता है ना, जो भी बिड हो रही है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पैसे हैं, आप जाइए, मिनिमम उसके लिए बना हुआ है, आप खुद भी आपके पास, आप खुद कर सकते हो, कोई मना नहीं है। तो सर BSNL 4G स्पेक्ट्रम में क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट नहीं दे रही ना भाई। तो ये डिसीजन गवर्नमेंट का है? पूरा गवर्नमेंट है भाई, हम तो पूरे गवर्नमेंट वाले आदमी है, गवर्नमेंट नहीं दे रही तो हम क्या करें, हमारा मालिक ही हमें नहीं दे रहा और पब्लिक को कुछ और लग रहा। आप ये हैरान नहीं इस बात को। और आज भी क्वालिटी जब टेस्ट होती है तो BSNL की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। ये पूछो ना कि गवर्नमेंट व्हाई नॉट गिवन 4G टू BSNL। और सबसे बड़ी बात,
रिलायंस के 4G तो दिया ही नहीं, उसने 3.95G दिया है और उसको 4G इंटरप्रेट करके बताया गया है। मैं बात करूंगा उसके बारे में। लो हमारे सर कुछ कहना चाहते हैं। ओके। के यादव जी ने आपको आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले के यादव जी ने आपको जो भी उनका सेशन था बहुत अच्छी तरीके से समझाया। जहां तक एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि 4G गवर्नमेंट नहीं दे रही है ना, अभी आपने शायद किसी ने क्वेश्चन किया था कि है ना, तो 4G नहीं दे रही है। बेसिकली इसके लिए मल्टीपल रीजन है और गवर्नमेंट जो कर रही है वो गवर्नमेंट चलिए कर रही है, गवर्नमेंट का अपना प्रीव्यू है, उसका अपना एक अलग एंगल है, क्या उसे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मैं बल्कि आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, ALTTC से जुड़े हैं, ALTTC पेरेंटेड टू BSNL है, तो आपको ये चीज़ एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उठानी चाहिए कि यदि हम बाकी कंपनियों को 5G दे रहे हैं, बाकी कंपनियों के लिए, बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए 5G का प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस कंपनी को 4G क्यों दे रहे हैं? पहली चीज़ तो ये, इसको भी 5G ही देना चाहिए, जिसमें कि 5G ना दे करके 4G दिया जा रहा है। आई एम राइट? तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा एज ए जनरल पार्टिसिपेशन भी आना चाहिए, क्योंकि आपकी ये अवेयरनेस है। अच्छा क्वेश्चन था कि 4G नहीं मिल रहा, तो 4G भी नहीं मिलना चाहिए कायदे में मिलना चाहिए 5G, क्योंकि राइट नाउ सभी और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए 5G का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? यस सर। है ना? तो इट इज अ जेन्युइन पॉइंट, रियली जेन्युइन पॉइंट है कि जो कंपटीशन है वो एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, सभी के लिए एक ही टेक्नोलॉजी का एक जैसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यदि किसी के पास मारुति 800 होगी, किसी के पास मर्सिडीज होगी और किसी के पास स्कूटा होगी, तो वहां पर वो कंपटीशन फेयर नहीं होगा। ठीक है? रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के अपने बहुत प्रीव्यूज हैं, क्या उन्हें करना है, क्या उन्हें नहीं करना है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अब 4G का भी लगभग टाइम निकल गया है किसी भी टेलीकॉम प्लेयर के लिए, क्योंकि 4G के जो बिजनेसेस आने थे वो कहीं ना कहीं जाकर के सैचुरेट हो चुके हैं। अब कहीं हम एक दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं जो कि 5G है। तो अल्टीमेटली अब 4G ना मिल करके 5G ही मिलना चाहिए, चाहे टेलीकॉम प्लेयर वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। इज इट ओके? अनकन राज सिंह, नहीं, अंशुल। अंशुल दीक्षित। थैंक यू सर। चलिए ये तो अलग है, कभी डिस्कशन का फोरन होगा, जैसे जैसे आप अवेयर होंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं कुछ, वो तो समय के साथ आप समझेंगे। पहले तो आपको इंफ्रा समझने की जरूरत। दिस इज इंफ्रा। अंशुल ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि इतने टिपिकल कम्युनिकेशन पाथ को रिप्लेस करने के लिए कोई और तरीका है? नो, अभी तक एक ही तरीका है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन मार्ससेट, जो हमने आपको डिस्कस किया है। लेकिन आपको ये भी बात समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी आसान नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल बात चीज बताऊं कि अंशुल, मान लो सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे हम डिपेंडेंट हो गए, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को पहले बनाने में कितने साल लगता है, और दूसरी कम से कम आज की डेट में बहुत फास्ट भी करें ना तो 5 से 10 साल तो मिनिमम मान के चलो। दूसरी बात, सैटेलाइट लॉन्च करेंगे सही तरीके से या नहीं। आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल है चंद्रयान 2 का, याद है कि नहीं, जो लास्ट मूवमेंट पे भी वो फेल हो गया था। ठीक है। तीसरी चीज कि अगर मान लो सैटेलाइट पे डिपेंडेंट हो गए और हमने ऑप्टिकल फाइबर पे वो छोड़ दिया, तो अगर उसमें कोई सैटेलाइट में प्रॉब्लम होगी तो हम आपको ऊपर भेज के ठीक नहीं करा सकते, नहीं तो आप ऊपर ही रह जाओगे। ठीक है। तो ये है आने वाले समय में कि दोनों रहेगा, सैटेलाइट को भी रखना है, ऑप्टिकल फाइबर को रखना है, क्योंकि इतना वर्ल्ड इतना बड़ा है, दैट इज नॉट इजी कि इस चीज को हैंडल करना आसान नहीं। कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसको मेंटेन करना, चलाना एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है। होपफुली कि मेरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और एनी मोर क्वेश्चंस? कल, हाँ, यस यस, पूछिए पूछिए, पूछने के लिए ही आप बैठे हैं। यस, तो कल हम लोग फिर नया टॉपिक पे आएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपी एड्रेस। नाम सभी सुना है, आपको निकालने भी आता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद ना तो आपको आईपी एड्रेस को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना ही निकालने की। इसके लिए दो तीन सेशन में आधे घंटे का लूंगा, ताकि आपको याद रहे और अपने वीडियो को देख के आप समझ पाए। निकालने आता होगा नो डाउट, मैं इसमें कोई वो नहीं कर रहा। कल मैं पहले पहला पार्ट लूंगा, फिर सेकंड
मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपका माइक आप लोगों में से अच्छा करके रखोगे तो आप ही को सीखोगे। सर यस कल सर बोल रहा है कि समुद्र के अंदर फाइबर को भी टूट जाता है, उसको कैसे रिपेयर करते हैं? फाइबर को टूट बात- रिपेयर, हाँ उसके लिए अलग से अलग अलग समुद्र में अलग अलग उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वही लोग डालते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए। उसके पूरा तरीका है, वो भी एक तरीका, समुद्र में केबल कट जाता है, फाइबर ज्वाइंटिंग का प्रोसीजर है, वो भी किया जाता है, ऑलरेडी पनडुब्बियां यूज की जाती है उसके लिए, ठीक है। वो है डेली मॉनिटरिंग भी है, उसका कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आसान है, चैलेंजिंग जॉब है। और हमारे पास OTDR लाइक एक मीटर होता है, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, जिसकी मदद से हम एक्यूरेट डिस्टेंस भी बता देते हैं, किस डिस्टेंस पे फाइबर ब्रेक है, कितने किलोमीटर पे, और उसकी दूरी के आधार पे हम लोग और पनडुब्बियों की मदद से, इंजीनियरों की मदद से हम लोग जाके उसको हम लोग ज्वाइंट बना सकते हैं। और हमेशा याद रखो, कभी सिंगल पेयर का फाइबर कभी भी नहीं पड़ता, हमेशा अल्टरनेट पड़ता है, अगर एक वर्किंग में होगा तो दूसरा हमारा आइडल मोड में होगा। मतलब एक अगर किसी वजह से फेल हो जाए तो दूसरा काम का, अगर दोनों ही फेल हो जाए किसी वजह से, ऐसा अनएक्सपेक्टेड के एक बार हुआ था, तो पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन है ब्रेक हो जाता है। केवल अपने कंट्री के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की दुनिया में आप बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो अभी हाल में ही हुआ था 2007-8 की मुझे याद है, अगर आपको थोड़ा बहुत बचपन में याद आ रहा हो तो भाई हम बाहर बात नहीं कर पा रहे, आप में तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, या बाहर कि हम सर्च नहीं कर पा रहे, ओपन नहीं कर पा रहे आउटसाइडर कंट्री, उसकी वजह से यही था कि वो फाइबर ब्रेक हो गया था। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, आज बहुत ज्यादा सेशन आप लोगों ने दे दिया, यानी कोई पूछना हो तो लास्ट सेशन पूछ सकते हैं। अगेन सी यू मेट, होपफुली कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अब आपको ये समझ में आ गया होगा लैंडलाइन मोबाइल जो भी कुछ नहीं है, दिस इज ओके, और इसको किस तरह से हम लोग माइग्रेट हुए हैं इंटरनेट की दुनिया पे, ठीक है, वो भी हम आपको समझाएंगे। और आपको इंश्योर करते हैं आप 12 क्लास ईमानदारी से कीजिए, क्योंकि आज क्लास में लंबा होगा, इतनी लंबी मेरी क्लास होती नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सवाल किया, जवाब दिया, ये आप लोग की कह सकते हो कि आपकी थिंकिंग, आपका बैच अच्छा है, ठीक है। तो इस वजह से 15-20 मिनट जो लग रहे हैं फालतू लग रहे हैं, अदरवाइज आपके, और कल भी मैं आधे घंटे 40 मिनट का सेशन लेने वाला हूँ, इतना आप टाइम निकालिए, मैं इतना ही रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगा, आज का सेशन डेफिनेटली ज़्यादा हो गया, नो डाउट, ठीक है। सी यू अगेन टुमारो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू सर। सर जो हम लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करते हैं घर में, तो सर ये इसमें सर जैसे अभी मेरा रूरल इलाका है, तो सर यहाँ पे मतलब अभी भी सर वो के कॉपर वायर से ही ब्रॉडबैंड चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी भी OFC नहीं आया है यहाँ पे, BSNL का ही हम लोग ब्रॉडबैंड हाँ इस्तेमाल हाँ, करते BSNL का ऑप्शन डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हैं। BSNL अपने आप में इतनी बड़ी है, इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको डालने में समझ लो कम से कम 3-4 साल तो अभी और लग जाएंगे उसको, ठीक है। लगा हुआ है कोशिश में, देखते हैं। कुछ ऐसा ना परमिशन भी लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम केवल गए, आप कहीं भी कोई टावर लगा दोगे, गड्ढे खोद दोगे, तो अगर गांव में हम कहीं डाल रहे हैं तो परमिशन लेनी पड़ेगी, तब उसके बाद परमिशन मिली या नहीं, ये भी एक बड़ा वो पब्लिक को नहीं पता होता उन सारी चीज़ों का, ठीक है ना। लेकिन सर ये है जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि गांव गांव पहुंचाना है फाइबर, और इस काम में जो सबसे ज्यादा मदद ली जा रही है वो BBNL से ली जा रही है। BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क ब्रॉडबैंड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना। उस कंपनी का काम ही यही है कि उसके ग्राम पंचायत से लेके हर गांव में फाइबर पहुंचाना, तो ये उसके प्रोजेक्ट में होगा, वही पहुंचाएगा, फिर वो किसी को हैंड ओवर करेगा, BSNL को करेगा या रिलायंस को करेगा, डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि सर BSNL, हाँ सर जैसे ये होता है कि जैसे मान लीजिए कभी नेट ब्रॉडबैंड नहीं चलता है, तो फोन करते हैं एक्सचेंज पे, तो बोलते हैं कि चंडीगढ़ से और देहरादून से खराब है कभी वो कभी। आपको पता चलेगा, आने वाले टाइम में जरूर पता चलेगा डेफिनेटली, ठीक है ना। जी चंडीगढ़ सर। देहरादून ये जो लोकेशन है, अभी अभी मैंने आपको ट्रेडिशनल नेटवर्क के बारे में बात किया, जो हमारा नेटवर्क पिछले जब से टेलीफोन शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, मैंने उसके बारे में भी बात किया। नेटवर्क तो यही है, अब क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या हुए, वो मेरे अगले सेशन में होगा। उसके पहले मैं पहले IP एड्रेस पढ़ाऊंगा, तब मैं जो आपका जो आएगा, जब राउटर शुरू करूंगा ना, तब आपको समझ में आएगा डाटा कम्युनिकेशन का जो मेन पोर्शन है, ठीक है। तो वन बाय वन आप चलेंगे, हर एक सेशन में करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो जो आपका सवाल का जवाब आप खुद ही दे दोगे, मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम थोड़ा और याद करा देना, मैं आपसे बात कर लूंगा उसमें दोबारा, ठीक है। अभी पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपका सवाल का जवाब ऑटोमेटिकली आने वाले सेशन में है, ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन था, ये ऑप्टिकल फाइबर से पहले इंटरनेशनल कॉल्स कैसे होता था? ऑप्टिकल फाइबर आपने कहा 1986 में आया। कोएक्सियल केबल, ओके कोएक्सियल केबल बनाया इसीलिए गया था पहले, ठीक है ना। और ऑप्टिकल आपको एक काम करेंगे, मेरा एक इंटरनेशनल PPT है,
आप मेरे को याद दिला देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो मैंने एशिया पैसिफिक में दिया था उसमें मैंने आपको पूरा ये बताया कि जो पहला जो समुद्र में केबल डाला गया था उसमें हाई जो अमेरिका से यूएसए से जो एलिजाबेथ मैडम जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनको हाय हेलो मैसेज जो भेजा गया था उसको यूएसए से ब्रिटेन तक जाने में 8 घंटे लग गए थे। वो एक स्पेशल टाइप का कॉपर वायर था। ठीक है, तो वो मेरे पीपीटी में है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा आपके लिए। इंटरनेशनल लेवल का वो मेरा एक कोर्स था, उसमें मैंने इसको प्रेजेंट किया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगा डेफिनेटली। सर कभी कभी ये जो कनेक्शन हम लोग को घर में मिलता है लैंडलाइन में, तो सर ये जरूरी है कि जैसे हमारे घर में डीपी से डायरेक्ट दे दिए हैं, एलजेयू हटा के और डीपी से डायरेक्ट लैंडलाइन में कनेक्शन दे दिए हैं, तो मतलब वो क्यों डीपी क्यों रहता है सर, उसका क्या वो काम? इसलिए दे दिया ना, बीच में एक्चुअली क्या एक कॉन्सेप्ट और होता है, कॉपर वायर में लूप रेजिस्टेंस होते हैं। जो ये कम्युनिकेशन होता है रेजिस्टेंस की वजह से होता है। लूप रेजिस्टेंस किसी भी वजह से 2 किलो ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सचेंज से लेके आपके घर के बीच में, ये क्रिटिकल वो है। अगर आपके बीच में बहुत सारे केबल, भाई केबल जमीन में पड़ा है, कभी सड़क वाले खोद के काट गए, ठीक है, कभी कहीं पानी से जड़ गया, तो उससे क्या होता है, इन सब चीज़ों से रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। तो अगर वो चेक करते हैं कि 2 किलो से ऊपर जा रहा है, तो आपका जो, अगर आपके घर में बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड है या एयरटेल का ब्रॉडबैंड, तो लिंक आता है उसमें, वो लिंक स्टेबल नहीं हो पाता ड्यू टू द मोर देन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो वो कई बार ये हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, दूरी कम करने के लिए डायरेक्ट डीपी या पीस का जो वायरिंग है, जैसे क्योंकि आप उसमें भी लाओगे ना डीपी से जो हमारा क्या बोल एलजीयू में जो हमारा, एलजेयू हाँ, एलजेयू उसको उसको रिमूव कर देता है, थोड़ा रेजिस्टेंस वहाँ भी खाता है। तो वो लगाते हैं तो कई बार वो चल जाता है, तो वो उनका कोई पर्पज नहीं होता। अगर वो भी उससे भी शॉर्ट आउट नहीं होता तो बीच में फिर केबल पेयर बदलते हैं, किसी दूसरे पेयर में लगाते हैं। समझ में आ गया, रेजिस्टेंस की वजह से ही है और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक। और मुझे कुछ पूछना पूछ लो, कोई जगह लेट हो ही गया कोई चीज? यस यस बोलो। सर कॉलिंग के टाइम पर कभी कभार जो रॉन्ग नंबर लगते हैं, मतलब नंबर सही होता है लेकिन बिल्कुल कॉल किसी बिल्कुल और को लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बताएंगे यार, इसकी टेंशन मत लो, ये हमारे सेशन में है, आएगा आपके। और कोई क्वेश्चन जो आज से क्वेश्चन? यस यस, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, वहाँ पे मिलेगा। ये वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ डाउट हो, एक बार फिर से पूरा वीडियो को देखिए, और जब सेशन मेरा ये पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना? हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।